हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हम जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स जो है उसे हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ऐसी न्यूज़ जो कि डेली आपकी चल रही है, जिससे कुछ स्टैटिक पार्ट आपका टच होता है और जो आप अगर पढ़ें तो वैसे भी आपको अपनी स्टेट के बारे में पता चलेगा। अब तो यूटी बन गई है वैसे, लेकिन साथ ही साथ आप एग्जाम्स में भी जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सही सही आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो जीएस का पोर्शन रहता है, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो या फिर जेके एएस का एग्जाम हो, उसमें कहीं ना कहीं रेलेवेंसी है, होती ही है आपकी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो काफ़ी रिलेट करके आपके 4-5 सवाल जो हैं वो आ जाते हैं और वहीं से आपको एक एज मिल जाती है। ठीक है। अभी तो ये रिसेंट एग्जाम में देखा गया है कि जेके पीएससी के भी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी जम्मू कश्मीर की रेलेवेंसी काफ़ी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर जो जेकेएस का मेंस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जैसे जीएस 1 है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पूछी गई थी। तो इस बार जो जेकेएस का भी प्रीलिम्स होने वाला है अराउंड फेब एंडिंग और मार्च, अभी स्पेकुलेटिव है, पोस्टपोन हुई है, डेट आई भी अभी आई नहीं है। लेकिन उसमें भी हमारा यही एक मानना है कि हमें जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर जो है इसको भी कवर कर लेना चाहिए। और जेकेएसएसबी का तो आप जानते ही हो, एग्जाम में जम्मू कश्मीर रिलेटेड तो काफ़ी कुछ आता है। तो दोनों चीज़ें, चाहे वो जेकेएसएसबी का पेपर हो चाहे जेकेएस का एग्ज़ाम हो, दोनों ही जगह हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये आपको हेल्प करेगा। और उसमें हम करने क्या वाले हैं कि जो भी रिसेंट न्यूज़ेस आएंगी उससे हम लोग देखेंगे कि आपका स्टैटिक कौन कौन सा पोर्शन है वो टच होता है, और फिर हम उसको एक ओवरव्यू देंगे। इसमें हमारी इनिशियल अप्रोच ये रहेगी कि हम न्यूज़ डिस्कस करें और इस एक वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो लाएं जिसमें इस न्यूज़ में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका एक एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसा हो जाए। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। हम इसमें काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, इनिशियल जो आज पहली न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना भी होगा क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, कि हमारे कश्मीर में जो शॉल्स बनते हैं, ठीक है, हमारे कश्मीर में जैसे पश्मीना शॉल बनता है, आप जानते हो, उसे जीआई टैग भी मिला है। तो रिसेंट जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें प्रपोज किया गया है कि हम इसे जीएसटी के 28% वाले ब्रैकेट में लाएंगे। आप लोग जानते हैं कि पॉपकॉर्न से रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो कैरेमल पॉपकॉर्न है उस पर ज़्यादा जीएसटी टैक्स लगेगा और जो बाकी सॉल्टेड वाले हैं उस पर कम लगेगा। तो उसकी वजह से काफ़ी सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन हमने उस सब में ना जाते हुए हमने अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। तो इस न्यूज़ से हमारे काम की क्या क्या चीज़ें बन जाएंगी, दो तीन चीज़ें बनेंगी हमारे काम की। एक तो हमारा ये बनेगा कि जो जीएसटी है, तो जीएसटी क्या चीज़ है, तो जीएसटी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ जीएसटी। दूसरा, ये जो शॉल है इसको जीआई टैग मिल रखा है। ये जो शॉल है इसे जीआई टैग मिल रखा है, तो हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जीआई टैग। और जम्मू कश्मीर के जीआई टैग्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, वैसे भी पूछ लिए जाते हैं, केएस में तो मैच दी फॉलोइंग करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं। पहला, हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड जो कि आएगा जीएसटी टैक्स, जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्लैब है 28%, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी स्लैब्स आर देयर। जैसे जब जीएसटी आया तब तो इसे ये बोला गया कि वन नेशन वन टैक्स, है ना, वन नेशन वन टैक्स। इससे पहले वैट हुआ करता था, लेकिन वन नेशन वन टैक्स तो है नहीं, नाम का वन है, लेकिन इसके अंदर फर्दर हम लोग देखेंगे अभी कि 5 डिफरेंट स्लैब्स हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है जम्मू कश्मीर के जो पश्मीना हैंडीक्राफ्ट ट्रेडर्स हैं, है ना, जो वैसे लोग हैं जो कारीगरी करते हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड में क्या चेंज आने वाला है इस 28% टैक्स के बाद। हम सब जानते हैं कि जो वैसे गुड्स होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं, है ना, कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं या वैसे गुड्स जो कि हानिकारक होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया। उन सब चीज़ों पे सरकार ज़्यादातर इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है। लेकिन जो नॉर्मल दिनचर्या की चीज़ें होती हैं या फिर वैसी चीज़ें जिससे लोगों का रोजगार जुड़ा रहता है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स कभी भी नहीं लगाया जाता है। अब पश्मीना इंडस्ट्री के पीछे तो ये कहा जाता है कि एक तो पहले ही इसमें मेहनत बहुत लगती है, फिर कारीगर इसको हाथ से बनाता है, तो ऑलरेडी जो वेज है वो बहुत कम है, बहुत मेहनत लगती है, रॉ मटेरियल ही महंगा है, और उसके बाद ऑलरेडी इसका
जो मटेरियल है जो बिक रहा है वो भी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होके बिक रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने से कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसकी बिक्री में थोड़ी सी गिरावट आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए इस न्यूज़ को और थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपके लिए कैप्चर किया है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जीएसटी। तो मुझे याद है इस जीएसटी ने आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है इसका जो एक एग्ज़ाम था इसको कैंसिल करवा दिया था। मुझे आज भी याद है एग्ज़ाम कैंसिल कैसे हुआ था, क्योंकि कोई एक रिपोर्टर थे, यू नो, वो एक जो टॉपर थे उनसे कॉल पे बात कर रहे थे और टॉपर ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जीएसटी के बारे में जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया। मैं पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, अगर आप में से कोई जानता है, रिकॉल कर पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कुछ उसने ऐसा कहा था, एक्चुअली पेपर में आपका सवाल आया था कि जीएसटी जो है ये किस दिन एनफोर्स हुआ था। उसने कहा कि उस दिन मेरे दोस्त की शादी हुई थी तो सेम डे। तो खैर 1 जुलाई 2017 ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जीकेएसएसबी में आ चुका है इन योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो इतने इस लेवल का पेपर आता है। खैर चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जीएसटी क्या है। चलो, जीएसटी की फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है क्या, एक तरीके का ये टैक्स है। तो यानी कि हमारे देश में टैक्स लगता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं और ये हमारी सरकार हमसे लेती है। ये हमारी सरकार हमसे लेती है। आप लोग जानते हो कि सरकार इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे दो तरीके से देश को चलाती है, पैसे का लेन देन करती है। एक कमेटी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है रहती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और दूसरी आपकी रहती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है इसको गवर्न करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप लोग जानते हैं कि इसके 6 मेंबर्स होते हैं। आप लोग जानते हो कि ये बाई मंथली मिलती है। आप लोग जानते हो कि ये क्या करती है, ये आपके रेपो रेट वगैरह चेंज करती है जिसकी वजह से आपका बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक ही मैंडेट है कि इसे हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है इसको मेंटेन करके रखना है। कितना? 4 ± 2, यानी कि इन्फ्लेशन को 2 से लेकर 6 के बीच में इनको रखना है। इन्फ्लेशन को हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन सा वाला इन्फ्लेशन का इंडेक्स यूज करता है? सीपीआई। ठीक है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंबाइंड वाला। ठीक है, पहले डब्ल्यूपीआई इस्तेमाल किया जाता था, अभी सीपीआई। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? आरबीआई द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो हेड होते हैं ये आरबीआई के चेयरमैन ही होते हैं। आरबीआई के चेयरमैन रिसेंटली चेंज हुए हैं, आप मुझे उनका नाम जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कमेंट सेक्शन में हमें रिसेंट आरबीआई गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनका नाम जरूर लिखकर बताएं। ठीक है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है, इसके 2 मैंडेट रहते हैं। पहला कि देश में ग्रोथ को प्रमोट कराना, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट कराना जीडीपी को, और दूसरा कि रेट जो है इन्फ्लेशन का इंडेक्स है इसको मेंटेन करके रखना। कितना? 4 ± 2। 4 ± 2 यानी कि 4 - 2 करोगे अगर आप लोग तो 2 आ जाएगा, 4 + 2 करोगे तो 6। तो 2 से 6 के बीच में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कहा जाता है कि ये सही चल रही है, और अगर इससे ऊपर या नीचे चला जाए तो गड़बड़ हो जाता है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर 6 से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और अगर 2 से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इन्फ्लेशन अगर 6 से, अच्छा चलो आप ही बताओ, क्योंकि हम आज और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो। और दूसरी जो, अच्छा इसको कौन करता है? आरबीआई करता है। और दूसरी आती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है। फिजिकल पॉलिसी में क्या किया जाता है? टैक्स, टैक्सेशन से रिलेटेड है। सरकार आपका टैक्स काटती है। अब देश में टैक्सेशन हम जानते हैं मेजरली 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हम में ये है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी डायरेक्ट कट जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप लोग खुद डायरेक्टली नहीं देते हैं, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। ठीक है, इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है जीएसटी। पहले इसकी एग्जांपल हुआ करती थी वैट, सर्विस टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी रिसेंटली आफ्टर 2017 हमने अभी डेट देखी 1 जुलाई, उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या किया गया था? एक बिल लाया गया था। ठीक है, और ये जो बिल था
ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट था। क्यों? क्योंकि पूरे देश का टैक्स स्ट्रक्चर ये चेंज करने वाला था, सिर्फ सेंटर का नहीं, स्टेट्स का भी। पर जब भी किसी इस तरीके का जो बिल पास कराया जाना है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हों, तो याद रखना उसमें पार्लियामेंट में तो बिल को पास करवाया भी जाता है, लेकिन साथ ही साथ 50% ऑफ स्टेट्स में भी ये बिल पास करवाना होता है। अब 50% स्टेट्स से जीएसटी वाला बिल जो था ये पास करवाना था। और जीएसटी की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वेयर एज इससे पहले वाला जो था वैट, जिसको रिप्लेस किया जीएसटी ने, इट वाज अ सोर्स बेस्ड टैक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए कि अगर आप शौकीन हैं कार खरीदने के, ठीक है, तो आप कार खरीदिए, आराम से कार चलाएं, ठीक है, लेकिन कार मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? कार मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? फॉर एग्जांपल मारुति, तो देखिए मारुति हरियाणा में मैन्युफैक्चर होती है और आप जम्मू में रह रहे हो, आप यहाँ शोरूम से कार खरीदते हो, तो शोरूम वाला कहाँ से लेके आता है? हरियाणा से। तो सोर्स क्या है? हरियाणा। डेस्टिनेशन क्या है? जम्मू। तो वैट में क्या था कि जो टैक्स था वो सोर्स लेकर जाता था। टैक्स हैज टू बी पेड एट द सोर्स, यानी कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हो जम्मू में बैठ के, उसका टैक्स किसके पास जाता था? हरियाणा की सरकार के पास। तो हरियाणा की बल्ले बल्ले। यही चीज चेंज हो गई इन जीएसटी। जीएसटी में ये बन गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि अब आप गाड़ी खरीदने जाओगे जम्मू में, ऑर्डर वो हरियाणा से ही करेगा, लेकिन जहां से आप खरीदोगे जो डेस्टिनेशन है वहां पे टैक्स दिया जाएगा। तो अब इसमें पैसा किसके पास जाएगा? जम्मू की गवर्नमेंट को, JNK की गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। तो क्या वैसी स्टेट्स जो मैन्युफैक्चर ज्यादा कर रही थी, क्या वो कभी हामी भरेंगे जीएसटी के बिल के लिए? ये जो मैंने आपको कहा 50% ऑफ स्टेट्स से बिल पास कराना है, क्या वैसी स्टेट्स जो हैं जो प्रोड्यूस कर रही थी ज्यादा, जो मैन्युफैक्चर कर रही थी ज्यादा, ये तो मैं सिर्फ गाड़ी की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सब कुछ देख लो, हर एक चीज, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे हमारे फूड प्रोडक्ट्स हो, जितनी भी मशीनरीज हो, जो भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स क्या कभी भी हामी भरती? नहीं भरती। तो फिर बिल कैसे पास हुआ? बिल ऐसे पास हुआ कि सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया, कहा जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा आप लोगों को 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए उनको प्रॉमिस किया गया, 2017 से लेकर 5 साल आप लोग आगे लगा लो, तब तक कहा गया कि आपको कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट इन द सेंस, लेट से कि पहले इन लोगों को 5,000 करोड़ आता था हर साल का, ठीक है, और अब तो नुकसान होगा तो 2,000 ही आएगा, लेट से एज्यूम करते हैं, तो लॉस कितने का? 3,000 का। सरकार ने कहा जितना लॉस होगा 5 साल तक मैं बियर करूंगी, सेंटर बियर करेगा। और आप लोग जानते हो कि कोविड जब आया तो स्टेट्स को ये नहीं मिला, सेंटर ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया और बोला इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, बोला इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। स्टेट्स ने कहा था कि आप ऑब्लिगेटरी हो, आपको देना ही देना है, हमने 5 साल के लिए आपने वादा किया है दो, लेकिन फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बिक्री ही नहीं हो रही, हम आपको कहाँ से दें। एक्चुअल में सरकार ने क्या किया था? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बनाया था। सेस क्या होता है आप लोग मुझे जरूर बताएं, ठीक है? टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं, सेस क्या होता है। देखो, टैक्स, सेस और सरचार्ज। सेस बेसिकली जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है ना, उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्या आप लोग मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेस बता सकते हैं? जैसे कि आपका एजुकेशन सेस होता है, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत सेस। आयुष्मान भारत यानी कि आयुष्मान भारत आपके जम्मू कश्मीर में है ना, सेहत स्कीम, जिसमें क्या होता है 5 लाख तक का पर ईयर पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी इलाज। तो ये जो 5 लाख सरकार दे रही है, कहाँ से दे रही है? अपनी पॉकेट से नहीं दे रही है, हमारे ही पैसों से दे रही है, सेस से दे रही है। सेस कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उस पे सेस लगता है, उस पे आयुष्मान भारत सेस लगता है। अगर आयुष्मान भारत सेस लिखा हुआ है तो वो पैसा किस में जाएगा? वो यहीं जाएगा। आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया है ना, जिसमें क्या किया गया है? 6 से 12 साल के बच्चे जो हैं इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई है। कैसे दी जा रही है? पैसा कहाँ से आ रहा है?
एजुकेशन सेस से हम लोग पैसा दे रहे हैं। हम जो सेस देते हैं उस सेस को सरकार यहाँ खर्च करती है। हम जो सेस देते हैं उस सेस को सरकार यहाँ खर्च करती है। तो सेस क्या होता है? सेस जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है वहीं खर्च किया जाता है। टैक्स ऐसा नहीं है, हम तो टैक्स भी देते हैं, टैक्स जनरल है, हमने टैक्स दिया, सरकार जो चाहे वहां खर्च कर सकती है। यहाँ सरकार ने जो एजुकेशन के लिए सेस लिया है उसको आयुष्मान पे नहीं खर्च सकती, उसको किसी और पर्पस पे नहीं खर्च सकती। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि सरकार इसको यहाँ वहां खर्च कर रही है, सरकार यहाँ वहां खर्च कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। सेस का पैसा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है वही इस्तेमाल होता है। वापिस आ जाओ, जीएसटी कंपनसेशन सेस में पैसा तो हमारे से ही आना है, लेकिन जब कोविड आ गया तो लॉकडाउन लग गए, लोगों ने गाड़ियां वाड़ियां सामान वामान लेना बंद कर दिया। फिलहाल हम गाड़ियों की एग्जांपल ले रहे थे। तो अब होगा क्या? अब हुआ ये कि सरकार के पास पैसा नहीं गया और ये एक बॉटलनेक बन गया, ये एक डेड लॉक लाइक सिचुएशन बन गई। सरकार ने कंपनसेशन देने से हरियाणा जैसी स्टेट्स को मना कर दिया। फिर सरकार ने बोला कि आप लोन ले लीजिए, हम बाद में देख लेंगे। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। उस टाइम सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के नाम पे बोलकर 50% ऑफ स्टेट से ये बिल पास करा लिया था। और जब ये बिल पास हुआ तो ये था आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जब जीएसटी बना तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, तो 101 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा 101 किस लिए है, 102 किस लिए है, 103 किस लिए है, 104 किस लिए है, 105 किस लिए, ईडब्ल्यूएस वाला बताओ आप मुझे कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी वाला कौन सा था अमेंडमेंट? 101। ओके, कम बैक। तो इनडायरेक्ट टैक्स था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वैट से ये डिफरेंट था। इसमें काफी सारी चीजें नहीं थी, मेन चीज यही था कि ये एक क्या था, इट वाज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इसमें स्लैब्स थी, इसमें डिफरेंट स्लैब्स थी, 4+1 4 स्लैब्स हैं इसमें। जैसे 5% से शुरू होता है, 28% तक जाता है, और एक और स्लैब है जो 0% बोला जाता है इसको। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, मैंडेटरी प्रोडक्ट्स जो डेली मर्रा की जिंदगी में एक गरीब इंसान भी खाता है, उस पर टैक्स नहीं रखना है, तो इसलिए। हालांकि इसमें बहुत कम चीजें रखी गई हैं। अच्छा, डिसाइड कौन करता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स देना है, किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स देना है? ये किसका प्रीव्यू है? जीएसटी के अंदर ही इन्होंने एक काउंसिल बनाई हुई है जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, जिसमें सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और सेंटर के भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास वीटो है, तो जो बोल दिया वो हो गया। ठीक है, ये है आपका जीएसटी, ये है आपका टैक्सेशन सिस्टम। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस साल का बजट डॉक्यूमेंट देखिए, और बजट डॉक्यूमेंट में देखिए इसमें आया होता है कि 1 रुपए जो हमारा देश कमाता है वो कहाँ से कमाता है, और 1 रुपए जो हमारा देश खर्चता है वो कहाँ खर्चता है। तो कमाता कहाँ से है, उसमें आपका टैक्स भी होगा। तो आई वॉन्ट यू टू आंसर कि कौन से टैक्स सबसे ज्यादा है, कौन से टैक्स सबसे ज्यादा है? क्या इनकम टैक्स सबसे ज्यादा है, क्या कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा है, क्या जीएसटी सबसे ज्यादा है? तो जीएसटी में आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दूं कि नियर अबाउट 18 लाख करोड़ रुपया साल का हम लोग अभी कमा रहे हैं। रिसेंटली जो 2023-24 का था, हम लोगों ने 18 लाख करोड़ रुपया जो था वो साल का कमाया था। ठीक है, आपको ये बजट डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा कि कितना टैक्स सरकार के पास आया है। ठीक है, फिर टैक्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आप लोग मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो भी रीसेंट फाइनेंस कमीशन है, रीसेंट तो नहीं है, पहले वाले नहीं किया हुआ, तो अभी रीसेंट मतलब आज की डेट में जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, इसने क्या बोला है कि हाउ मच % ऑफ टैक्स इज टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, कि स्टेट्स के साथ कितना % शेयर करना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 40%, 41%, 42% या 35%। आप मुझे आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए हम वापस चलते हैं, इतना बहुत है मुझे लग रहा है जीएसटी के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वह देख लेते हैं। देखो, जीएसटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, levied on most of goods and service sold in India for domestic consumption. It is based on the principle of value added tax, जो कि पहले होता था,
इट वॉज पास्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 2016 और कौन सा वाला 101 बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एनफोर्स्ड इन द कंट्री ऑन 1 जुलाई 2017. दिस डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको नोट्स में आप लोग बना लीजिए. ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर कैंसिल करवा चुका है ये क्वेश्चन. ओके अच्छा, जब ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो इसमें कुछ नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कराए गए. कौन से? 3 आर्टिकल्स है, 246A, 269A और 279A. ठीक है, ये 3 नए आर्टिकल इंस्टीट्यूट ऐड कराए गए. एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स के लास्ट में इस तरीके से कैपिटल A कैपिटल B लिखा गया होता है. तो ये कौन से आर्टिकल है? तो ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा इनिशियल आर्टिकल थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23. अब बीच में बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन ऐड कराया गया. कहाँ? 21A. यानी 21 और 22 के बीच में ऐड करा दिया गया एक नया आर्टिकल 21A. ए कैपिटल है, स्मॉल भी हो सकता है, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ. तो 21A क्या था आपका? राइट टू एजुकेशन, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा. ठीक है, आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराया गया था. इसमें आपका जो 45th आर्टिकल है जो कि डीपीएसपी में है, इसको भी चेंज कराया गया था. इसमें पहले लिख रखा था कि 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंश्योर करेंगे. तो 14 साल तक था पहले, अब इन्होंने इसको अमेंड कर दिया. 6 से 14 जो था वो ऐड करके 21 में डाल दिया, और 0 to 6 जो है ये आज की डेट में किसमें पड़ा हुआ है? आर्टिकल 45 में. आप लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है? मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं. टोटल हाउ मेनी टैक्स रेट्स आर देयर? 5 हैं. ठीक है, यहाँ 7 लिखा हुआ, आप 5 लिखेंगे. ठीक है, कितने हैं? एक जीरो वाला भी है, एक जीरो वाला भी है. ये कोई नहीं पूछेगा आपको कि कितने, ये चेंज करता रहता है. अब याद रखना कि 5% से लेके 28% तक है अभी. और पश्मीना शॉल पे कितना लगाया जाने के लिए बोल रहा है? 28%. ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है ये है कि आपका पश्मीना शॉल से रिलेटेड. पश्मीना शॉल क्या है आपका? आप जानते हो ये हमारा एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है. ये हमारा एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट जीआई टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर. उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है. उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीआई टैग. व्हाट इज जीआई टैग? ये होता क्या है? आपने तो सुना है कुछ प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, लेकिन होता क्या चीज है भाई? ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर. मेन चीज है ज्योग्राफी. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि वहां की ज्योग्राफी के साथ एसोसिएटेड हो, वहां की ज्योग्राफी के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि उसी जगह का वो प्रचलित प्रोडक्ट होना चाहिए. वो प्रोडक्ट आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको भी थोड़ी देर में आता हूँ, आपको और अच्छे से समझाऊंगा, बट फिलहाल आप लोग ये याद रखो ये किया किस लिए जाता है. बेसिकली आपको पता होगा कि बहुत से लोग, जैसे कॉपीराइट आपने सुना होगा, है ना, पेटेंट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ट्रेडमार्क आपने सुना होगा. ये सब चीजें क्या हैं? एग्जाम्पल, लोगो वगैरह के लिए किया जाता है ट्रेडमार्क. ये सब चीजें क्या हैं? इनको क्यूमुलेटिव हम लोग बोलते हैं आईपीस. आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि किसी पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी है. ठीक है, इनको आप टच फील नहीं कर सकते, ये इंटेंजिबल होते हैं, पेटेंट्स वगैरह. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इनके टेंजिबल भी होते हैं, जैसे शॉल है. तो इसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी, इसमें टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आएंगे, और ये गवर्न होते हैं अंडर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. डब्ल्यूटीओ क्या है? आप जानते हो, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है. इनिशियली इसका नाम गैट हुआ करता था, गैट्स हुआ करता था. बाद में मराकेश ट्रीटी के बाद इसको नाम चेंज करके डब्ल्यूटीओ बना दिया, क्योंकि तब इसमें गुड्स और सर्विस दोनों ऐड कर दिए गए. पहले इसमें सिर्फ गुड्स हुआ करते थे. ठीक है, गैट हुआ करता था इसका नाम, GATT, जब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बना. बाद में एक मराकेश ट्रीटी हुई, और मराकेश ट्रीटी के बाद इसमें सर्विस भी ऐड कर दी गई, और इसका नाम क्या रखा गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO क्या करता है? ये पूरे विश्व में ट्रेड को गवर्न करता है, पूरे विश्व में ट्रेड को गवर्न करता है.
ठीक है। और WTO के अंदर ट्रेड को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो, आप लोग मूवीज डाउनलोड करके देख लेते हो ना, गाने सॉन्ग्स आप लोग डाउनलोड करके देख लेते हो, इसको बोलते हैं पायरेसी। और इंडिया, चाइना, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े पायरेसी में इन्वॉल्व हैं, जो कि सॉफ्टवेयर, डिजिटल मीडिया, गाने, मूवीज, सब कुछ पायरेसी से देखते हैं। आप लोग देखना, अब पहले सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे, ऐसा साइट्स होती थी songs.pk, तो पीके पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तानी भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप लोग भी जैसे मूवीज कॉलेज वगैरह में डाउनलोड कर लेते हो, टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते हो, तो ये सब क्या है, ये सब पायरेसी होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग आजकल, आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे गाना.com की सब्सक्रिप्शन ले ली, यूट्यूब हो गया। इनफैक्ट यूट्यूब इसीलिए हिट हुआ, इंडिया में तो ऐसा चलता है, आप लोग पायरेसी कर लेते हो, लेकिन बाहर नहीं कर पाते हो। यूएस वगैरह में तो बहुत स्ट्रिक्ट सजा होती है। तो वो लोग बार बार WTO को बोलते हैं कि इंडिया चाइना को बोलो कि ऐसे, जैसे RCEP एक ब्लॉक बन रहा था, इंडिया ने नहीं साइन किया, क्यों? ये लोग बोल रहे थे कि भाई आपको एंटी ये पायरेसी रोकनी होगी, वैसे स्ट्रिक्ट नियम बनाओ। हम नहीं कर सकते हैं, हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी पॉपुलेशन अवेयर नहीं है। धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, लॉज स्ट्रिंजेंट हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज उनके यहाँ तो बहुत खतरनाक तरीके से लॉज। तो वापिस आ जाओ, WTO के अंदर एक 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 फर्दर एक फोरम है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, पेपर में आता है, ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, ट्रिप्स के अंदर आपका GI टैग आता है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि GI टैग ट्रिप्स के अंदर आता है, और ट्रिप्स किसके अंदर आता है? WTO के अंदर आता है। ठीक है, भारत में GI टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रेगुलेट करती है, और इसका जो हेड ऑफिस है ये चेन्नई में है, इसका रजिस्ट्रार ऑफिस है कहाँ पे? चेन्नई में। तो कोई भी एसोसिएशन, स्टेट, ग्रुप किसी वहाँ के जियोग्राफिकल महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कहाँ पे? रजिस्ट्रार के ऑफिस में, चेन्नई में। तो वो लोग उसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद उस प्रोडक्ट को दे दिया। जैसे गुच्छी मशरूम, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि गुच्छी मशरूम को GI टैग मिल गया है कि नहीं मिल गया। तो एक बार ये JKSSB के पेपर में भी आया था, और आप लोग देखना, शायद SI या FI के पेपर में आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इसके लिए एप्लीकेशन भेजी गई है, वहां ये नहीं लिखा था कि इसको मिल गया। ठीक है, लिखा गया था कि रिसेंटली फॉर विच प्रोडक्ट द GI टैग एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर था गुच्छी मशरूम। तो हम लोग अब वापस, अब हुआ क्या, अब देश में पहली दफा कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला था, बता सकते हो आप लोग? देश में पहली दफा किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला था? ये मिला था दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी को मिला था ईयर 2000 में। और आज की डेट में तो बहुत से प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप पूछो कि किस प्रोडक्ट को मिलता है, तो देयर आर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स को मिल सकता है, खाने पीने वाली चीजों को मिल सकता है, n नंबर ऑफ, इनफैक्ट तालों को भी है। एक है डिंडीगुल लॉक्स, डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु के हैं, एक गांव है जहां ताले बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि बाद में मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको एक चीज बताऊंगा, उसके लिए अब इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं आपको। जैसे बासमती राइस है, बासमती राइस, बासमती राइस को GI टैग मिला है, लेकिन सारी बासमती राइस को नहीं, वो बासमती राइस जो हिमालयाज में ग्रो कराई जाती है। ठीक है, हिमालय के पास ग्रो कराई जाती है, मतलब हिमालय की सॉइल जहां पहुंच रही है, लुवियल साइड, वहां वहां हिमालय के फुट हिल्स में, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अब भारत है, ठीक है, यहाँ हिमालयाज है, कुछ पोर्शन पाकिस्तान में आता है, बाकी इंडिया में आता है। तो सिर्फ हिमालयन फुट हिल्स के पास जो बासमती ग्रो कराई जा रही है, सिर्फ उस पे GI टैग है। यानी कि पाकिस्तान का कुछ एरिया होगा, यहाँ बासमती है, वो बासमती क्लेम कर सकती है अपने आप को अंडर GI टैग। जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, फिर इधर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इधर की जो बेल्ट है हमारी यूपी बिहार वाली, ये बेल्ट। अच्छा, अब सेंटर में आता है इधर मध्य प्रदेश। तो क्या मध्य प्रदेश में जो बासमती राइस ग्रो हो रही है, क्या इसको जब ये लोग पैकेट में डालेंगे तो क्या उसके ऊपर GI टैग लिखेंगे? बताओ, सोचो, सोच के बताओ मुझे। नहीं लिखेंगे।
नो। और इसके पीछे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही, एमपी वाले बोल रहे हैं कि भाई दो तो सही, सेम क्वालिटी है, तुम यूपी का निकाल लो, पंजाब का निकाल लो बासमती राइस, और हमारा निकाल लो, देखो दोनों सेम है, तो वाई नॉट अस। तो हम उनको नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। देखो आज की डेट में चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? बासमती राइस का। और हमारी, आप लोग जानते हो, पूरी इकोनॉमी तो डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो सप्लाई अगर कांस्टेंट हो, डिमांड कांस्टेंट हो, तो प्राइस कांस्टेंट रहती है। ठीक है। आज की रेट में सिर्फ इतने ही पोर्शन को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ इतना थोड़ा है ना, तो सप्लाई क्या है? कम है। डिमांड उतनी है तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। अगर हमने सबको दे दिया, सारी बासमती राइस को क्या दे दिया? जीआई टैग। मान लो हमने एमपी को जीआई टैग दे दिया, तो जैसे ही एमपी को जीआई टैग मिलेगा, चाइना अपने आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा। तो चाइना को भी मिल जाएगा। तो जैसे ही चाइना को मिला तो सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी है, प्राइस गिर जाएगी। तो फिर इंडिया वाली की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। आज 200 रुपया जो बासमती बिक रही होगी, ये 20 रुपये बिकेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में धुआं के बेचेगा कौन? चाइना, और साथ में जीआई टैग का लोगो लगा के। तो इसीलिए ये चीज़ जो होती है, ये जोग्राफिकल एसोसिएटेड होती है। तो ये कहती है कि भाई हिमालय के फुट हिल्स में ये सॉइल वैसी है, लुवियल सॉइल है, तो इसमें ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से हमने इनको ही जीआई टैग देना। हाँ, चाइना वाले चाहें वो अपने यहाँ एप्लीकेशन दायर करके उसको ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन इंडिया फिर डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स के अंदर उसको चैलेंज करता है। इंडिया बोलता है भाई इन्होंने यहाँ से लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैफरॉन, सैफरॉन कश्मीर का जो है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसको ग्रो करवाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी सैफरन ग्रो करवाया जा रहा है। तो क्या जो नॉर्थ ईस्ट का सैफरन है, क्या उसको जीआई टैग मिलेगा? नो। आज ही मैंने देखा कि पंजाब के दो भाई बहन हैं, उन्होंने अपने घर के अंदर आर्टिफिशियली ग्रो करवाया सैफरन। तो क्या उसको जीआई टैग मिलेगा? नहीं। हाँ, सैफरन वैसे बहुत लिमिटेड है, अच्छे रेट पे बिक जाएगा, लेकिन वो उसके साथ जीआई टैग नहीं लगा सकता। इनफैक्ट आपको बताऊं, रसगुल्ला के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी। बंगाल बंगाल बोलता है हमारा है, और उड़ीसा बोलता है हमारा है रसगुल्ले के ऊपर। तो फिर दोनों में इतनी फाइट चली कि हमने दोनों को दे दिया। ठीक है। तो ये है जीआई टैग। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बहुत से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए सारे लाए हैं। कौन कौन से हैं देखते चलो। सैफरॉन, पश्मीना, हैंड नोटेड कारपेट्स, पेपर मशे, वॉलनट वुड कार्विंग, कानी शॉल, बासमती, कश्मीर सुजानी क्राफ्ट, खत्म बंद, बसोली पेंटिंग, मुश्क बुर्जी राइस, भद्रवा राजमा, रामबन सुलाई हनी, बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स, उधमपुर की कलाड़ी, रजौरी का चिकरी वुड, और रामबन का अनारदाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर के लिए। इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो सारे के सारे। ठीक है, इतना ही आएगा वो, इनके बारे में इतना ही पूछेगा आपको। ठीक है, ये नोट्स बना लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस हमने इस वीडियो में आपका ये एक न्यूज़ कवर करी, और इस न्यूज़ से देखो हमने कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट होगी। आई होप कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है, और अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हम इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू कर सके बाकी न्यूज़ के साथ। ठीक है, साथ में लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रज्ञान आईएएस पे अभी क्रिसमस सेल चल रही है आपकी 31 तक, जिसमें हमारे जितने भी कोर्सेज हैं JKSSB के और JKAS के, उन सब पे अप टू 20 to 50% जो है ये आपको ऑफ मिल रहा है। तो JKSSB के हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? आपके JKPSI का कोर्स है जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है, आपका नैब तहसीलदार का बैच है, आपका जूनियर असिस्टेंट का बैच है। इसके अलावा आपके पास टेस्ट सीरीज भी है। JKPSI की अभी हमारी टेस्ट सीरीज मंडे को ही लॉन्च हुई है, ये भी है आपके पास। जूनियर असिस्टेंट की भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा JKS का अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स की हमारे पास 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं। एक 40 टेस्ट की है, एक 16 टेस्ट की है, और एक अभी रिसेंटली 8 टेस्ट की लॉन्च हुई है। इसके अलावा हमारा JKS का फाउंडेशन कोर्स है, ये भी अभी आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा,
और उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का आपके पास कोर्स भी है, ठीक है, इसकी टेस्ट सीरीज भी है, और साथ ही साथ अभी एक नया इसका करंट अफेयर का और आंसर राइटिंग का बैच शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज पे क्रिसमस सेल चल रही है। अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से आप लोग ऐप्स के लिंक डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।